कृपालु मित्रों, मेरी ओर से और मेरी चैनल बैरागी की बातें की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। बड़ी कृपा है आपकी। आप मुझ जैसे कम जानकारी वाले आदमी को सुन लेते हैं, देख लेते हैं और मेरी मदद कर देते हैं। मेरा निवेदन ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेहरबानी करके अपने मित्रों से, परिचितों से, परिजनों से, जिनसे आप कह सकते हैं उनसे मेरी सिफारिश कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे बड़ी मदद होगी। इससे पहले मैंने वीडियो परसों डाला था और जो वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मुझे कल डाल देना चाहिए था, क्योंकि मैंने कल का वादा किया था। लेकिन क्षमा करें, जैसे कि मैंने हर बार कह रहा हूँ कुछ वीडियो से कि मैं बहुत ही सामान्य मानसिकता में नहीं चल रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी का। तो उसके चलते आलस्यवश मैं कल ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सारी बातें, सूचनाएं, जानकारियाँ मेरे पास थी ही, इसलिए क्षमा याचना सहित आज मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि ये संघ और भाजपा का जो विवाद चल रहा है ये आधा सच है आधा झूठ है। और मैंने कहा था कि आधा सच आधा झूठ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी धारणा है कि ये सांगठनिक विवाद नहीं है, ये व्यक्तिगत तकरार है। और व्यक्तिगत तकरार भी दोनों पक्षों की ओर से बराबर नहीं है। एक पक्ष से ओर से ही चल रही है और दूसरा पक्ष एक दूसरे पहले वाले पक्ष के मुकाबले अधिक शालीनता और जिससे कि ये संयम बरत रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कुछ बात शुरू, हो सकता है ये मेरा वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लंबे वीडियो अक्सर अनदेखे कर दिए जाते हैं, अनसुने कर दिए जाते हैं, लेकिन मजबूरी है कि जो विषय मैं ले रहा हूँ उसको एक कैप्सूल की तरह मैं आप यहाँ पेश नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सूचनाएं जिस तरह से मैं एक साथ दे रहा हूँ, तो मेरे ऐसे वीडियो संघ से जुड़े हुए ये वीडियो छोटे मोटे एक दस्तावेज हैं और इन्हें दस्तावेजों की तरह लीजिए। इसको देखने के आगे भी आपके काम में आएंगे और आपकी जानकारियों में आप अधिक सुखपूर्वक जिएंगे। इन दोनों के विवादों को लेकर आप परेशान नहीं होंगे। तो अपनी उस बात को दोहरा रहा हूँ, संघ ही भाजपा है, भाजपा ही संघ है। दोनों दो मुंह वाले एक शरीर हैं और दोनों ही अपनी अपनी खुराक लेते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन दोनों जी सकें ये दोनों की मजबूरी है। इसलिए दोनों में से कोई नहीं चाहता कि कोई एक मृत हो जाए। साथ साथ ये भी अपने मन में बैठा लीजिए कि संघ सांस्कृतिक संगठन बिल्कुल नहीं है। संघ शुद्ध रूपेण राजनीतिक संगठन है। इसके जो लक्ष्य हैं वो राजनीतिक लक्ष्य हैं और राजनीतिक उपकरणों के बिना ये संघ अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। इसलिए संघ सांस्कृतिक संगठन बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है। सच मानिए तो भाजपा का जीवन आधार संघ ही है। आपातकाल के बाद, यदि आपको याद हो, तो आपातकाल के बाद भारत जनता पार्टी सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की सरकार को ध्वस्त करते हुए, और केंद्र में ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। और लोगों को बड़ा भरोसा हुआ था कि लोगों को लगा था कांग्रेस का विकल्प मिल गया है और कांग्रेस की मनमानी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो सरकार शायद 2.5 साल चली और 1980 में फिर वापस नए चुनाव हो गए और उन चुनावों में इंदिरा गांधी शानदार बहुमत से वापस सत्ता में लौटी। जिस इंदिरा गांधी को आपातकाल की वजह से देश की जनता ने इतिहास के कूड़े के ढेर पे फेंक दिया था, उसी इंदिरा गांधी को वही जनता वापस दिल्ली की सरकार में सत्ता में ले आई थी। लेकिन आपको पता है कि सरकार गिरने का बड़ा कारण क्या है? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जनता पार्टी की नाम से बनी हुई केंद्र की पहली गैर कांग्रेसी सरकार केवल संघ की वजह से भंग हो गई, संघ की वजह से गिरी। और देश के लोगों को विकल्प विहीनता की स्थिति उपजने जो निराशा हुई, उस निराशा का एकमात्र कारण संघ था। जब आपको शायद याद हो कि नहीं हो, जब जेपी ने अपने आंदोलन के लिए संघ को साथ में लेने की बात कही थी, तो जबलपुर के जो सांसद थे, जबलपुर के छात्र नेता थे शरद यादव, जो बाद में सांसद बने और समाजवादी आंदोलन के बड़े अग्रणी पुरोधा रहे वो, तो शरद यादव ने उनका विरोध किया था। लेकिन जेपी ने सारे विरोध को दरकिनार करते हुए कि देश को इस समय सबकी आवश्यकता है इस आंदोलन को, वरना इंदिरा गांधी को हटाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने संघ को भी अपने साथ शामिल कर एक पवित्रता प्रदान कर दी थी। लेकिन
इस भावना को संघ बिल्कुल कायम नहीं रख सका। जब जनता पार्टी बन गई, सरकार बन गई, शपथ समारोह हो गया, सरकार चलने लगी, तब समाजवादी खेमे ने कहा कि एक ही संगठन में रहते हुए दोहरी सदस्यता स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि भाजपा के जनसंघ के जितने लोग गए थे उनमें से अधिकांश लोग संघ के सदस्य भी थे। तो उन्होंने आपत्ति उठाई, कहा या तो जनता पार्टी के सदस्य रहिए या संघ के सदस्य रहिए, दोहरी सदस्यता हमें स्वीकार नहीं होगी। और केवल इसी कारण संघ अलग हुआ जनता पार्टी से, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में। तो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार गिराने का जो यश या अपयश जो भी है वो संघ के खाते में जाता है। और संघ अपने आप को बचाए बनाए रखने के लिए किस कीमत तक जा सकता है, इसका अंदाज लगा लीजिए कि सब देश की जनता को लगा था कि इंदिरा गांधी का कांग्रेस का विकल्प मिल गया है, तो उस विकल्प को जनता के लोगों के मतदाताओं के भरोसे को संघ ने ध्वस्त कर दिया था। भंग होने का एकमात्र कारण यही था। किंतु संघ ने अपने को बनाए रखे, वो सरकार गिरा दी। यानी संघ ने साफ साफ कह दिया कि संघ नहीं तो हमें कुछ भी कबूल नहीं होगा। अब आते हैं बात इस मौजूदा विवाद की, यानी संघ अपने आप को कितना महत्व देता है, संघ लोगों के लिए, भाजपाइयों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज आपको इस प्रकरण से लग जाना चाहिए। अब आते हैं बात मौजूदा विवाद को लेकर। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, अभी भी शुरू में कहा है, इसी बात को दोहरा रहा हूँ, मौजूदा विवाद सांगठनिक विवाद नहीं है, संघ और भाजपा का विवाद नहीं है, ये विवाद नितांत व्यक्तिगत रूप है। और जितना कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास कहीं से कोई जैसे कहिए कि विशेषज्ञों की सूचना नहीं है, लेकिन मैं जितना मैं महसूस कर रहा हूँ उसके मुताबिक ये मोदी और भागवत, इन दोनों के बीच की तनातनी तकरार की वजह से उपजा हुआ यह विवाद है। आपको याद होगा, कई लोग भूल चुके होंगे, 10-11 बरस हो गए हैं, एक संजय जोशी हुआ करते थे संघ में। मुझे नहीं पता वो गुजरात के ही थे या गुजरात के प्रभारी थे संघ की ओर से, मुझे नहीं पता। लेकिन 2013 में जब 2014 के चुनाव होने से पहले चंडीगढ़ में या कहीं और भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था। उसी वक्त पे संजय जोशी की एक अश्लील सीडी के नाम से एक सीडी जारी की गई थी, पूरे देश में हंगामा मच गया था, क्योंकि संजय जोशी को मोदी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कारण क्या रहे होंगे मुझे नहीं पता, गुजरात वाले मित्र ज़्यादा जानते हैं। लेकिन इन्हें कुछ न कुछ ऐसा था कि गुजरात के खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी से संघ के बने हुए लोग आज भी कहते हैं कि वो सीडी उजागर करना संजय जोशी के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र था। लेकिन उस सीडी के आने से हुआ ये कि संजय जोशी को संघ से एकदम बाहर कर देना पड़ा, संघ से एकदम बाहर कर दिया गया, और एक तरह से मोदी जी ने अपनी राह निष्कंटक कर ली। लेकिन शायद उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में 2013 से 16 के बीच की बात है ये, नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे। और नितिन गडकरी भागवत जी की वजह से संजय जोशी को पसंद करते थे, क्योंकि संजय जोशी भागवत जी के बड़े जैसे कि निकटतम व्यक्ति रहे हैं और भागवत जी का उनके प्रति बड़ा अनुराग रहा है। तो नितिन गडकरी चाहते थे कि संजय जोशी की घर वापसी हो जाए, लेकिन मोदी अड़ गए, और इस तरह से अड़े, इतनी कठोरता से अड़े कि गडकरी को अपनी मनोकामना वापस लेनी पड़ी और संजय जोशी की वापसी नहीं हो पाई। इसीलिए मोदी तब से गडकरी से भी अब तक कुपित है, भागवत जी से भी तो शुरू से रहे वो, जो संजय जोशी की वजह से। और 2000 और इसके बाद में जैसे कही कि मोदी जी ने इस बात को गांठ बांध रखी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी भूलता नहीं है, और कहते हैं मोदी छोड़ता नहीं है। तो शायद भागवत और गडकरी को ये बात कितनी याद रही मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी इस बात को कभी नहीं भूले, अब तक नहीं भूले हुए हैं। इसीलिए वो भागवत जी से और गडकरी से अभी तक असहमत, खिन्न, कुपित हैं। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद में एक पार्टी का सामूहिक भोज हुआ था दिल्ली में। उसमें गडकरी जी के सिफारिश करते हुए भागवत जी ने एक तरफ ले जाके मोदी जी से कहा था कि आप गडकरी जी की मदद कीजिए, इनकी चिंता कीजिए, इन्हें सहयोग दीजिए।
तो दिल्ली के पत्रकार जो कहते हैं, ये रिकॉर्ड पर है, मैं आपको वो वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा, भागवत जी की इस बात के जवाब में मोदी जी ने जिस भाषा शब्दावली का उपयोग करते हुए दोनों को हड़काया था, उस भाषा शब्दावली को कोई भी भला आदमी सार्वजनिक रूप से दोहरा नहीं सकता। इसलिए भागवत और मोदी की तरह, मोदी की तरफ, भागवत और गडकरी की तरफ मोदी आज तक नहीं देखते हैं। आपको बड़ा कभी आपने, हम लोग बहुत भूलने में बड़े माहिर हैं हम लोग। आपने देखा होगा कि अपनी सफलताएं जब भी गिनवाते हैं मोदी जी, तो वो सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर और अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बार बार दुहाई देते हैं। ये सारे के सारे काम गडकरी जी के मंत्रालय के हैं, लेकिन मोदी जी सावधानी पूर्वक बात करते हैं और इनके लिए एक बार भी गडकरी का नाम नहीं लेते हैं। दूसरा, आपने शायद महसूस किया कि नहीं किया, संघ का एजेंडा जितना प्रभावी रूप से मोदी ने लागू किया है वो अद्भुत है। संघ को इससे कभी कोई शिकायत हो नहीं सकती और संघ इसीलिए इनसे प्रभावित भी है और इन्हें सहन भी करता आ रहा है। आप देखें, संघ का एजेंडा क्या था? धारा 370, 3 तलाक, समान नागरिक संहिता, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना। तो 3 बातें तो रिकॉर्ड पे आ गई हैं और मुसलमानों को दोयम दर्जन के खिलाफ नफरत फैलाकर उनके प्रति सारे देश में जो नफरत फैलाई, और मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए मोदी जी ने अपने भाषण में स्तरहीन भाषा का उपयोग भी कर लिया, वहाँ तक पहुँच गए। और आप माने नहीं माने, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मेरे मुसलमान भी मित्र हैं, जाने अनजाने देश के मुसलमानों ने अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक मानना स्वीकार कर लिया है। अभी अभी आप देखिए, गुजरात में ही आजकल की बात है, किसी एक बस्ती में प्रधानमंत्री वाला आवास शायद किसी एक मुस्लिम महिला को वहाँ पर आवंटित हुआ है, तो बाकी सारे लोग सड़क पे आ गए हैं कि इस महिला को यहाँ से निकालो, इस महिला से हमारे यहाँ जैसे कहिए कि कुछ न कुछ असामान्य बात होने का खतरा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 400 साढ़े 400 करीब आबादी है उस बस्ती की, एक महिला की वजह से वहाँ पर आप वातावरण बिगड़ सकता है। और महिला याचना कर रही है कि मैं भरोसा दिलाती हूँ कि मैं अपनी ओर से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। यानी 400 साढ़े 400 लोगों को एक महिला से खतरा हो गया क्योंकि वो मुसलमान है। इससे अंदाज लगा लीजिए कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने में संघ और मोदी के नेतृत्व में संघ कितना कामयाब हुआ है। आज उस महिला के पक्ष में बोलने के लिए सामने अब तक तो कोई नहीं आया है। तो मोदी को तो स्थिति ये हुई है कि 10 वर्षों में मोदी ने संघ का एजेंडा तो खूब प्रभावी ढंग से लागू किया, लेकिन भागवत और संघ मुख्यालय से उन्होंने एक बार भी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की। आपने देखा होगा, इससे पहले भाजपा के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो सब, अधिकांश मंत्री भी सामान्यतः नागपुर कारण अकारण चाहे अनचाहे संघ के मुख्यालय जाते रहते हैं, शिष्टाचार भेंट करते रहते हैं। लेकिन अपने प्रधानमंत्रित्व काल के 10 वर्षों में मोदी एक बार भी, दोहरा रहा हूँ, मोदी एक बार भी शिष्टाचार भेंट के नाम पर भागवत जी से अकेले में नहीं मिले हैं और संघ के मुख्यालय नहीं गए हैं। वो भागवत जी से जब भी मिले हैं सार्वजनिक समारोह में मिले हैं, राम मंदिर वाले उत्सव में भी वो भागवत जी को ले गए थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से संघ के एक कार्यकर्ता की हैसियत से, संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो आज तक न तो मुख्यालय गए संघ के, न भागवत जी से मिले हैं। उन्होंने एक तरफा बहिष्कार कर रखा है। आपको याद होगा, जैसा कि मैं दोहराता हूँ बार बार, हम लोग भूलने में बड़े माहिर हैं, वर्तमान लोकसभा के चुनाव के दरमियान मतदान के पहले दौर के 2 दिन बाद मोदी जी नागपुर गए थे। इससे पहले नागपुर नहीं गए थे। वो नागपुर जब भी गए चुनाव के दरमियान, वो नागपुर के आसपास की सभाओं में उन्होंने भाषण दिए, प्रचार किया, लेकिन गडकरी के लिए नागपुर नहीं आए वो। तो मतदान के पहले दौर के बाद वो नागपुर गए, वहाँ रात भी रुके। उस रात भागवत जी वहीं थे, गडकरी वहीं थे, लेकिन मोदी जी इन दोनों से नहीं मिले। और तो और हिंजड़ों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिल लिए, लेकिन संघ प्रमुख से मिलने की उन्होंने आवश्यकता बिल्कुल नहीं समझी। संघ बड़ी तेजी से महसूस कर रहा है, आप माने न माने, बड़ी अजीब बात कह रहा हूँ मैं, संघ मोदी जी की
इस अद्भुत शक्ति से, प्रभाव क्षमता से, प्रभावशीलता से आतंकित है, भयग्रस्त है। और मोदी आज की तारीख में यानी 2024, अब इस इन चुनाव के परिणाम आने से पहले भाजपा संघ का मानना था कि अमरबेल की तरह भाजपा संघ पर छा गए हैं और संघ को लील लेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, अपनी प्रकृति के अनुसार मोदी जी ने अपने लोग संघ में भी स्थापित कर दिए, बैठा दिए हैं। संघ आज दो फाड़ हो गया है। कोई इस बात से आधिकारिक रूप से कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आप नागपुर जाएंगे तो आपको महसूस होगा। वो नागपुर के एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े, और आर्थिक क्षेत्र में तो उनका वो विशेषज्ञता हासिल होने, राजीव रंजन सिंह, उनको कभी सुनिए आप। वो साफ साफ कहते हैं कि संघ दो फाड़ हो गया है, एक फाड़ मोदी जी के साथ में है, एक फाड़ भागवत जी के साथ में है। संघ को डर ये है कि मोदी संघ को लील नहीं जाए, और इसके डर का एक बड़ा प्रमाण, बहुत हल्के में बात निकल गई है। आप हम अपनी दुकान के साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए तो बड़े जलसे मनाते हैं। रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, षष्ठी पूर्ति, बड़े बड़े उत्सव करते हैं, भव्य उत्सव करते हैं। लेकिन संघ ने अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने से इनकार कर दिया। 1925 में संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन संघ ने लोकसभा चुनाव के पहले ही घोषित कर दिया कि संघ अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह नहीं मनाएगा। क्यों? उन सबको पता था कि संघ के समारोह का नाम होगा, अपनी मार्केटिंग की वजह से सारे समारोह में मोदी जी छा जाएंगे और संघ का तो कोई याद भी नहीं करेगा, और वहाँ मोदी मोदी छाए रहेंगे। जैसा कि होता है कि मोदी की जो मार्केटिंग और प्रचार प्रियता, इसके चलते संघ वहाँ पर कोई शायद नाम भी नहीं ले, संघ का केवल ध्वज रहेगा, बाकी तो मोदी मोदी रहेंगे। इसी वजह से भयभीत होकर संघ ने अपना शताब्दी समारोह निरस्त कर दिया। लेकिन 2024 के चुनाव परिणामों में संघ का ये भय समाप्त भले नहीं किया हो, लेकिन लगभग तोड़ दिया। अब थोड़ा भरोसा हो गया, और नतीजों ने मोदी जी को जिसे कहिए कि नाकामयाब साबित कर दिया। 303 से 240 के आसपास आ गए। भले ही जश्न मनाएं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी इस एनडीए की सरकार बना लेने के दावा करने की स्थिति में आने के बाद भी पूरे खेमे में प्रसन्नता कहीं नहीं है। क्यों? इसीलिए जो कुछ विवाद शुरू हुआ है, इसी वजह से हुआ कि मोदी अब प्रभावहीन होने लगे हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा था, संघ न तो असफलता के ठीकरे अपने माथे पर फोड़ता है, न ही हारते हुए घोड़े पर दांव लगाता है। इसीलिए भागवत बोले, और जब भागवत ने बोलना शुरू किया तो एक एक बाद एक लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। पहले आचार्य इंद्रेश बोले, फिर राम माधव बोले, अब और भी लोग बोलना शुरू होंगे, चिंता नहीं कीजिए। मोदी को संघ की शक्ति का पता है, किंतु आसानी से हार मानना मोदी की फितरत में नहीं है। वो अपने अंतिम प्रयास के अंतिम क्षण तक बराबर डटे रहेंगे, प्रतिरोध रहेंगे। और क्योंकि उनके पास जो अकूत पैसा है, फंड है, उसका उन्हें बड़ा भरोसा है। क्योंकि उन्होंने कितनी सरकारें गिरा दी, बना दी, कितने लोग खरीद लिए, तो वो अच्छे अच्छे खरीद सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि हर आदमी की अपनी कीमत होती है, वो कीमत मिल जाए तो बिक जाता है वो। तो अभी वो अपने अंतिम दम तक पैसों की ताकत के दम पर यथासंभव प्रतिरोध करेंगे, ये जानते हुए भी कि वे असफल होंगे। लेकिन उनकी हार तय है, ये बात वो खुद जानते हैं। लेकिन वे सामान्य मरण स्वीकार नहीं करना चाहते, वे शहादत चाहते हैं, वे शहीद होकर मरना चाहते हैं, शहीद होकर इतिहास में जाना चाहते हैं। लेकिन स्थिति हो गई है कि भागवत की इस पहले भाषण ने ही मोदी जी को सूद सावल में ला दिया, जिसे कहते हैं पटरी पर ला दिया। और वो इसका पहला नमूना ये रहा है कि उन्होंने आज अभी कुछ दिन पहले घोषणा की है, कार्यकर्ताओं से कहा है कि अपने अपने जिसे कहिए कि अपने क्या है वो एक से अपना उससे अपने मोदी परिवार वाला वाक्य वहाँ से हटा लें। तो इसलिए ये प्रमाण है कि अब संघ ने मोदी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है, और मोदी ने भी अपने पैर पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो सामान्य मरना नहीं चाहते हैं, शहीद होकर मरना चाहते हैं। तब सारी तनातनी इसी बात पे रहेगी। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, ये सारा विवाद व्यक्तिगत तकरार है। भाजपा और संघ में मोदी युग समाप्त हो चुका है। अब होगा वही जो संघ चाहेगा, और जिस तरह से चाहेगा, जितना चाहेगा वही होगा।
फिलहाल जो भी विवाद है ये नूरा कुश्ती है, मदारी का तमाशा है। जैसा मैंने परसों कहा था, देखते रहिए, तालियां बजाते रहिए, खुश होते रहिए। याद रखिए, मोदी इस अपने अंत को जानते हैं, लेकिन वे जिससे कही ना, एक जब भारतीय फौजें पीछे हटती है तो आकाशवाणी पर प्रचार होता है कि हमारे सैनिकों ने जमकर मुकाबला किया और पूरे साहस से, पूरी वीरता से वापस लौटे। तो वो साहसी, वो वीर सैनिक बनना चाहते हैं मोदी जी, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच में आगे एक तीसरा जो मैंने पहले कहा था कि वो आएगा तो मोदी वाला वीडियो मुझे बनाने के लिए मित्र मुझे आज भी टेलीफोन आए, वो भी मैं जल्दी 1-2 दिन में आप बनाने की कोशिश करूँगा और देखिए क्या होता है। इस बीच में काफ़ी कुछ ऐसा घटता जा रहा है कि मेरे अपने निर्धारित वीडियो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि संघ ही भाजपा है, भाजपा ही संघ है और संघ सांस्कृतिक संगठन नहीं है। आप यदि इतना जान लेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली चीज़ों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी और आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।